चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो कालीकट कहलाता था। नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता था। और कालीकट क्या है? कालीकट एक बंदरगाह है। और कालीकट कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और कालीकट बंदरगाह पर ही वास्को डी गामा भारत आया था। और वास्को डी गामा जब आया था, कब आया था पहली बार? 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। 17 मई 1498 ईस्वी में आया था। उस समय कालीकट का राजा कौन था? उसमें कालीकट का राजा जमोरिन हुआ करते थे। कालीकट का राजा उसमें कौन हुआ करते थे? जमोरिन। और हम लोग बात कर लेते हैं केप ऑफ स्टॉर्म की खोज किसने किया था? केप ऑफ स्टॉर्म की खोज बार्थोलोम्यू डियाल ने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। और हम लोग उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने। लेकिन वही हम लोग अमेरिका की खोज की बात कर लेंगे तो कौन किया था? तो कोलंबस ने किया था। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन क्रूक ने किया था। कैप्टन क्रूक ने। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था, जो कि केरल में बंदरगाह है। इसके बाद हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया था। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से लिया गया। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया। और राष्ट्रीय गीत की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी के 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था। रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था। और हम लोग राष्ट्रीय गीत की बात कर लेंगे। राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि क्या है? तो 65 सेकेंड है। 65 सेकेंड है। और राष्ट्रीय गीत को पहली बार किसने गाया था? इसकी रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। वही हम लोग गोदान की बात कर लेंगे। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। और देवदास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक हैं शटरचंद चट्टोपाध्याय हैं। वही हम लोग बात कर लेंगे। गोरा के लेखक कौन है? गोरा के लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और आता है एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है कि कोलकाता 1896 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सियानी ने। और उसी में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, जो कि वंदे मातरम है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। विजय घाट कहा जाता है। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चेत्रा भूमि कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल कहा जाता है। और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। वीर भूमि कहा जाता है। और हम लोग आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल क्या कहते हैं? तो शांतिवन कहते हैं। शांतिवन कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल क्या कहा जाता है? महाप्रयाण घाट कहा जाता है। महाप्रयाण घाट। और अभय घाट किसके समाधि स्थल कहा जाता है? तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। और हम लोग बात करेंगे किसान घाट किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। और समता घाट जो है ये जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहा जाता है, समता घाट। और भीमराव अम्बेडकर क्या हो जाएगा? चेत्रा भूमि। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था? प्रश्न पूछा जा रहा था निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 में प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? बात कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1929 ईस्वी में चुने गए थे। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने।
और हम लोग बात कर लेंगे कि 1938 ईस्वी के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने किया था, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं। बोला जा रहा है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं। तो झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। वही हम लोग बात कर लेंगे लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई मतलब झांसी की रानी, इसके मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। इसके पति कौन थे, गंगाधर राव थे। इसके पुत्र कौन थे, दामोदर राव थे। इसकी शादी कब हुआ था, 14 वर्ष की आयु में हुआ था। और इसका मृत्यु कैसे हुआ, तो इसका मृत्यु हुआ अंग्रेज हीरोज, अंग्रेज का नाम था हीरोज से लड़ते हुए इसका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था, तो 17 जून 1858 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। और इनके जन्म की बात कर लेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और हम लोग बात कर लेंगे कि 1853 में डलहौजी ने वेबगन सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश में इनको मिला लिया था। झांसी को मिला लिया था किसने, ये लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई। इसका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। पति कौन थे, गंगाधर राव। पुत्र कौन थे, दामोदर राव। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बोला जा रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। बोला जा रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, 1920 ईस्वी में किया था। 1920 ईस्वी में किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। और समाप्त कब किया गया, समाप्त कर दिया गया 1922 ईस्वी में। इसको समाप्त कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। कब समाप्त किया, 1922 ईस्वी में, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में हुआ था। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों लाया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन को लाया गया था। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 7 में कि एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएँ कहलाती है। तो एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएँ क्या कहलाती है, तो आइसोबार कहलाती है, आइसोबार कहलाती है। बोला जा रहा है एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएँ कहलाती है, तो क्या कहलाती है, आइसोबार कहलाती है। और आइसोबाथ जो है ये हिमबाथ हो जाएगा। और आइसोहाइट जो है ये समान वर्षा आइसोहाइट कहलाता है, आइसोहाइट कहलाता है। और आइसोथर्म की समान ताप को क्या कहते हैं, समान ताप को आइसोथर्म कहते हैं, समान ताप को आइसोथर्म कहा जाता है, आइसोथर्म कहा जाता है। समान सूर्य ताप को क्या कहा जाता है, आइसोहेल कहा जाता है। सामान्य सूर्य ताप को क्या कहा जाता है, आइसोहेल। और हिमपात को क्या कहा जाता है, आइसोनीप कहा जाता है। और समान मेघदक्षता को क्या कहता है, आइसोनेप कहते हैं, आइसोनेप। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएँ कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोबार कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएँ आइसोबार कहलाती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 8 में है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये किन के बीच समांतर रेखा, किन के बीच सीमा बनाती है, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। वहीं हम लोग पाकिस्तान और इंडिया के बीच बात कर लेंगे। रेड क्लिप रेखा और 24वीं समांतर रेखा दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। और श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। और डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा किन के बीच सीमा बनाती है, तो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच बना करता था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तभी वर्तमान में
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरन रेखा लग रही है। वही हम लोग बात कर लेंगे कि मेनर-हिंड रेखा किन के बीच है, तो रूस और फिनलैंड के बीच है मेनर-हिंड रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित रहता है। और मैगिनोट रेखा पूछा जाता है तो वो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है। और 49वीं समांतर रेखा पूछा जाता है तो वो हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है, यूएसए और कनाडा के बीच। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच स्थित है, तो भारत एवं चीन के बीच स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 9 में एक सतपुड़ा पर्वत बोला जा रहा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। बोला जा रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो किस नदी के बीच स्थित है, नर्मदा नदी के बीच स्थित है। बोला जा रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच स्थित हो जाएगा, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित हो जाएगा। और वही हम लोग बात कर लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा पर्वत की बात कर लेंगे तो ज्वालामुखी चट्टान से बना है। सतपुड़ा पर्वत जो ये ज्वालामुखी चट्टान से बना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेंगे तो धूपगढ़ी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न में पूछा जा रहा था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो नर्मदा नदी के बीच स्थित। सतपुड़ा पर्वत जो है ये ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर लेंगे तो कितना है, 8850 मीटर है, 8850 मीटर। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है, 8850 मीटर है, 8850 मीटर। और वही हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये नेपाल में है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और वैज्ञानिक के सर्वेक्षण के अनुसार जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो प्रश्न में क्या था, प्रश्न में था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8850 मीटर है, 8850 मीटर, 8850 मीटर है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 11 में तलचर कोयले की खाने यहाँ हैं। बोला जा रहा है तलचर कोयले की खाने यहाँ हैं। तो तलचर कोयले की खाने की बात कर लेंगे तो कहाँ पर है, तलचर कोयले की खाने जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तलचर कोयले की खाने कहाँ पर है, उड़ीसा में है। वही हम लोग बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ में क्या है, रायगढ़, रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में क्या क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, सिंहभूम हो जाएगा, गिरिडीह, ये सब कहाँ आता है, झारखंड में आता है। और वही हम लोग बात कर लेंगे कि महाराष्ट्र में क्या क्या आता है, तो महाराष्ट्र में आता है चांदा, चांदा महाराष्ट्र में आता है। तलचर कहाँ होता है, उड़ीसा में आता है। लखीमपुर मकुम कहाँ आता है, ये सब लखीमपुर हो गया, मकुम हो गया, ये सब असम में आता है। उड़ीसा में क्या आता है, तलचर, देशगढ़, ये सब उड़ीसा में आता है। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था तलचर कोयले की खाने यहाँ है, कहाँ पर, ये उड़ीसा में। तलचर कोयले की खाने उड़ीसा में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो कहाँ पर 2 सूर्योदय होता है, केपलर 16b, केपलर 16b पर 2 सूर्योदय होता है। और केपलर 16b की बात कर लेंगे, गैस के गुब्बारे की तरह तथा आकार में शनि ग्रह के बराबर हैं। ये केपलर 16b जो हैं ये गैस के गुब्बारे की तरह हैं और आकार में बात कर लेंगे तो शनि ग्रह के बराबर है लगभग। और पृथ्वी की बात कर लेंगे, पृथ्वी जो है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और वही हम लोग बात कर लेंगे शनि ग्रह, शनि ग्रह जो है इसका घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है इसका घनत्व। इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिनके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। कहाँ पर 2 सूर्योदय होता है, केपलर 16b पर 2 सूर्योदय होते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में नहीं रहती है। जनजाति संथाल जो है ये असम में नहीं रहती है, बाकी उड़ीसा में रहती है, झारखंड में रहती है और पश्चिम बंगाल में भी रहती है।
लेकिन असम में नहीं रहती है। हम लोग अगर यदि बात कर लेते हैं झारखंड में कौन कौन सा हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा, हो जाएगा, ओराव हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा, असुर हो जाएगा, भुइया हो जाएगा, भूमिज हो जाएगा। ये सब झारखंड में पाया जाता है। मुंडा, हो, ओराव, कोरबा, असुर, भुइया, भूमिज, ये सब झारखंड में पाया जाता है। वही हम लोग मणिपुर की अगर बात कर लेंगे, मणिपुर में क्या पाया जाता है, तो कुमी और मैठी पाया जाता है। कुमी और मैठी पाया जाता है मणिपुर में। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाया जाता है। मेघालय की बात कर लेंगे तो गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पाया जाता है। वहीं हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोपा और सिंगफो। आंध्र प्रदेश की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खोंड और कोयास हो जाएगा। खोंड, कोयास और वाल्मीकि हो जाएगा। और हम लोग बात कर लेंगे उत्तराखंड में कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है। उत्तराखंड में पाया जाता है भोटिया, नीति, थारू पाया जाता है। और सिक्किम में भोटिया और लेप्चा पाया जाता है। सिक्किम में भोटिया, लेप्चा। और मिजोरम की बात कर लेंगे तो मिजोरम में पाया जाता है लाखर, पावो, चकमा, लुसाई। लाखर, पावो, चकमा, लुसाई पाया जाता है मिजोरम में। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा था जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो किस राज्य में नहीं रहती है, तो असम में नहीं रहती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 में कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित मेरीना बीच है और यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। उसके बाद एक पॉइंट और आप लोगों को याद रखना है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तब गोवा हो जाएगा। और सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य पूछा जाएगा, प्रायद्वीपीय राज्य बोलेगा तब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 15 में है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य हैं। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो बिहार है। झारखंड के उत्तर में बात कर लेंगे तो बिहार हो जाएगा। और बिहार के उत्तर में बात कर लेंगे, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और बिहार के पश्चिम में क्या है, यूपी है। बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है बिहार का, तो 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए बिहार की बात कर लेंगे तो बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। बिहार के पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिम में क्या है, यूपी है। बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। और बिहार के क्षेत्रफल की बात कर लेंगे कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और बिहार में जिला की बात कर लेते हैं। बिहार में जिला कितना है, 38 जिला है। प्रमंडल कितना है, 9 है। अनुमंडल कितना है, 101 है। और प्रखंड की बात कर लेंगे, प्रखंड कितना है, 504 प्रखंड है इसमें, 504 में। और झारखंड की बात कर लेंगे, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम बोला जा रहा है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की बात कर लेंगे तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कांदला जो है, कांदला कहाँ पर है, ये गुजरात में है। एन्नार कहाँ पर है, एन्नार की बात कर लेंगे तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात कर लेंगे, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई हो जाएगा।
प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न में पूछा जा रहा था, और विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 में दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है। बोला जा रहा है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना है, 2 है, 2 है। और हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा NH47A हो जाएगा, NH47A हो जाएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, NH47A हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेंगे, NH44 हो जाएगा, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, NH44 NH44। प्रश्न पूछा जा रहा था दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और केरल किस लिए प्रसिद्ध है, इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केरल जो इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो जाएगा। और वहीं हम लोग पंजाब की बात कर लेंगे। पंजाब प्रति हेक्टेयर गेहूँ सबसे अधिक होता है पंजाब में, प्रति हेक्टेयर गेहूँ सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है। और यूपी की बात कर लेंगे तो यूपी में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न में है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कि प्रश्न नंबर 19 में है, बोला जा रहा है रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें होता है, तो रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या हो जाएगा, मार्च में होता है। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है, मार्च में होता है। तो रबी की फसल की बात कर लेंगे, रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है और इसका कटाई किया जाता है मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, इसका कटाई किया जाता है मार्च अप्रैल में किया जाता है, मार्च अप्रैल में। अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में इसका कटाई किया जाता है। वहीं हम लोग खरीफ फसल की बात कर लेंगे, तो खरीफ फसल जो होता है वो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, रबी फसल की कटाई का मौसम इनमें होता है, तो किन में होता है, मार्च में काटा जाता है, मार्च में। क्योंकि आपको बताएं कि रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसका कटाई कर दिया जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है, देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न में बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, बोला जा रहा है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा टिस्को, लेकिन अभी के अनुसार नहीं, पहले के अनुसार, अभी के अनुसार नहीं, पहले के अनुसार, क्योंकि पहले के अनुसार हो जाएगा। बोला जा रहा है बिहार में स्थित संयंत्र, इस्पात संयंत्र क्या हो जाएगा, टिस्को हो जाएगा, टिस्को। लेकिन पहले के अनुसार नहीं, ये पहले के अनुसार, वर्तमान के अनुसार अभी ये झारखंड में चला गया। जैसे बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ तो ये झारखंड में चला गया, झारखंड में चला गया। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। और टिस्को की स्थापना की बात करें, टिस्को की स्थापना कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में टिस्को कहाँ पर है, ये कंपनी झारखंड में है। जैसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो ये झारखंड में चला गया। और टिस्को जो ये भारत में लौह इस्पात कारखाना का वास्तविक शुरुआत हुआ था। टिस्को जो है ये भारत में लौह इस्पात कारखाना का शुरुआत हुआ था। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले के अनुसार से वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ पर स्थित है। तो नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान की बात कर लेंगे, राजस्थान कहाँ पर है, रावट भाता राजस्थान में है। और कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में। काकरापाड़ा कहाँ है, गुजरात में है।
काकड़ापाड़ा कहाँ गुजरात में है, कलपक्कम कहाँ तमिलनाडु में, कलपक्कम की बात कर लेंगे तमिलनाडु में हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा था नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, कहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, बोला जा रहा है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। बोला जा रहा है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कितना पाया जाता है, तो 94 से 98%, 94 से 98% लगभग इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, 94 से 98% इसमें पाई जाती है। वही हम लोग बात कर लेंगे पीट कोयला जो है ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। कितना होती है, 45 से 52% होती है। और लिग्नाइट में कितना होता है, 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में 78 से 82% पाया जाता है। प्रश्न में क्या था कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो एंथ्रासाइट में होती है। सबसे कम किस में होती है, पीट में होती है। वही हम लोग बात कर लेंगे प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 23 में है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव की बात कर लेंगे तो क्या कहलाता है, यह एलुवियल कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है वो एलुवियल कहलाता है। एलुवियल क्या है कि जो बढ़ते हुए जलधारा द्वारा लाया गया हो, एलुवियल जो है ये बहते हुए जल की धारा द्वारा जो लाया गया हो, यानी नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल कहलाते हैं। इसी को हम लोग एलुवियल कहते हैं, एलुवियल कहते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 24 में चीन की संसद कहलाती है, तो चीन की संसद क्या कहलाती है, चीन की संसद की बात कर लेंगे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। चीन की जो संसद है ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। चीन की संसद क्या कहलाती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। वही हम लोग कांग्रेस किसके संसद को कहते हैं, यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जापान के संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस किसका हो जाएगा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। खैर ये तो दिमाग से निकल रहा है। नेपाल की बात कर लेंगे, नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। पाकिस्तान के क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का हो जाएगा नेशनल असेंबली हो जाएगा। वही हम लोग ईरान की बात कर लेंगे तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। और इटली के संसद का नाम क्या है, सीनेट है। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है, शोरा हो जाएगा, शोरा। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा था चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद क्या कहलाती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। अरे यार देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 25 में है जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेंगे, कब तक प्रधानमंत्री थे, तो 1964 ईस्वी तक। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, 1964 ईस्वी तक ये थे। कब से कब तक थे, तो 1947 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1947 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 26 में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। देखिए संघ शासित प्रदेश का मतलब क्या हो गया, संघ शासित प्रदेश का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो ये पहले के अनुसार दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 गो हो गया है। पहले के अनुसार दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 8 गो हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 गो हो गया। क्योंकि पता होगा 30 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 गो बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी बनाया है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया जा रहा है तो सुचेता कृपलानी हो जाएगी। जो कहाँ की प्रथम महिला सीएम थे, तो ये यूपी की प्रथम महिला सीएम थी। सुचेता कृपलानी जो है ये यूपी की प्रथम महिला सीएम थी। और वही हम लोग बात कर लेंगे कि प्रथम दलित महिला पीएम कौन बनी थी, मायावती बनी थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की थी। प्रथम दलित महिला पीएम कौन बनी थी, मायावती बनी थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की थी, बहुजन समाज पार्टी की। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि
दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ज़्यादा दिनों तक देखिए, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है, या फिर ज़्यादा दिनों तक रहने वाली कौन थी? शीला दीक्षित को प्राप्त है। शीला दीक्षित को यह गौरव प्राप्त है। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कि यूपी की थी। यूपी की प्रथम महिला CM भी बनी थी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो किसने किया है? रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया किसने? रामविलास पासवान ने, जो कि अभी वर्तमान में चिराग पासवान के पिता, लेकिन इसका मृत्यु हो गया है। अब रामविलास पासवान का मृत्यु हो गया है। रामविलास पासवान कहाँ के हैं? ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से थे। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से थे। और रामविलास पासवान जो ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और रामविलास पासवान का मृत्यु कब हुआ था? इसका मृत्यु की बात कर लेंगे तो 2020 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। और रामविलास पासवान जो ये 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। रामविलास पासवान जो है ये 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और इसका पार्टी कौन सा? LJP हो जाएगा, जो कि बंगला छाप है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था? प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। किसने किया है? रामविलास पासवान ने यह रिकॉर्ड को कायम किया हुआ है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। और इस बार भी पता होगा कि ये चिराग पासवान ने 5 में से 5 सीट लाए हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जाए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी की बात कर लेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि देखिए, वहीं आपको बात कर लेंगे कि राजश्री पूछा जाता है। राजश्री किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। राजश्री जो है ये पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि अजातशत्रु किसे कहा जाता है? अजातशत्रु या देश रत्न जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? देश रत्न। अजातशत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं इसमें हम लोग बात करेंगे गुजरात के जनक किसे कहा जाता है? गुजरात का जनक कहा जाता है रविशंकर महाराज को कहा जाता है। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। लेकिन हम लोग प्रश्न के अनुसार देखेंगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। इसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वही हम लोग 30 में देख लेंगे। 30 में बोला जा रहा है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। बोला जा रहा है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था तो 1961 ईस्वी में गया था। कौन गया था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो कि रूस का था। यूरी गागरिन गया था। कहाँ का था? ये रूस का था। और वही हम लोग बात कर लेंगे प्रथम भारतीय गणित बोला जा रहा है जगह के अंतरिक्ष में गया था। तो कौन गया था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे ये प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा थे। कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। 1984 ईस्वी में। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे प्रथम कौन थी? तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी, जो कि रूस की थी। प्रथम महिला की बात कर लेंगे तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी। और पहली बार 1961 ईस्वी में कौन गया था? यूरी गागरिन गया था, जो कि ये भी रूस का था। प्रथम महिला भी कौन थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। और पहली बार चंद्रमा पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग गया था, जो कि USA का था। कब गया था? 1969 ईस्वी में गया था। 1969 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बोला जा रहा है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। कब गया था? 1961 ईस्वी में, जो कि यूरी गागरिन था। कब गया था? 1961 ईस्वी में। यूरी गागरिन कहाँ का था? रूस का था। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है ओमेगा-3 इसका एक वर्ग है। बोला जा रहा है ओमेगा-3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा-3 की बात कर लेंगे तो क्या है? यह एक वसीय अम्ल है। ओमेगा-3 की बात कर लेंगे क्या है? एक वसीय अम्ल है। ओमेगा-3 क्या है?
वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 क्या है? वसीय अम्ल है। और ओमेगा 3 की बात कर लेंगे बहुओषणतृप्त वसीय अम्ल है, बहुओषणतृप्त वसीय अम्ल है। और विटामिन की बात कर लेंगे कि विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने किया है। विटामिन का खोज फंक ने किया है। विटामिन का खोज किसने किया है? फंक ने किया है। और हम लोग बात कर लेंगे ओमेगा 3 जो है ये मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। ओमेगा 3 जो है ये मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। और ओमेगा 3 किसे प्राप्त किया जाता है? समुद्री शैवाल एवं फाइटोप्लैंक्टन किया जाता है। समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है किसको? ओमेगा 3 को। तो प्रश्न में क्या है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 की बात कर लेंगे, क्या है? ये वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 की बात कर लेंगे, ये वसीय अम्ल है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में है, बोला जा रहा है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? तो क्यूरी जो है ये संबंधित नहीं था। परमाणु संरचना के सिद्धांतों से क्यूरी नहीं था संबंधित। लेकिन वही डाल्टन की बात कर लेंगे था, रदरफोर्ड भी था, बोहर भी था, लेकिन क्यूरी नहीं था। क्यूरी नहीं था। जिसे हम लोग इसमें बात कर लेंगे कि परमाणु रदरफोर्ड सिद्धांत क्या था? परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। परमाणु रदरफोर्ड सिद्धांत के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में केंद्रित होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर और बोहर का नियम क्या था? NH बटे 2 पाई था। बोहर का नियम था NH बटे 2 पाई था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। बोला जा रहा है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 33 नंबर में बोला जा रहा है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम की बात कर लेंगे, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। आयरन का क्या होता है? 26 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो पोटेशियम हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेंगे उच्च वसीय अम्ल का। पोटेशियम लवण कैसा होता है? मुलायम साबुन का होता है। और सीसा की बात कर लेंगे, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। सीसा जो है वो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, ये पोटेशियम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 34 में इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कार्बन का लिया जाता है। कार्बन तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। वही हम लोग चलिए प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात कर लेंगे तो 3 को हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? प्रोट्रियम हो जाएगा, ड्यूट्रियम हो जाएगा, ट्राइट्रियम हो जाएगा। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसका 3 समस्थानिक है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन की खोज की बात कर लेंगे, हेनरी केवेंडिश ने किया था। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था? प्रश्न पूछा जा रहा था हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम हो जाएगी। प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 36 में है पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है। पिंच ब्लेड किसका एक अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। पिंच ब्लेड जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। पिंच ब्लेड जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। और यूरेनियम को हम लोग कार्बोटाइट बोला जाता है। कार्बोटाइट इसको बोला जाता है। और इसका अयस्क की बात कर लेंगे, कार्बोटाइट हो जाएगा और पिंच ब्लेड हो जाएगा। और आयरन की बात कर लेंगे, लोहा का, इसके अयस्क की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, ये सब क्या हो जाएगा? आयरन का हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेंगे कॉपर या तांबा का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्यूपराइट हो जाएगा, कॉपर पायराइट हो जाएगा, कॉपर ग्लांस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। और पारा का क्या होता है? पारा का सिनेबार होता है। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइट और क्रायोलाइट हो जाएगा।
और वही हम लोग बात कर लेंगे लेड यानी शीशा का क्या होता है, गैलेना होता है। जिंक का क्या होता है, केलेमाइन होता है, जिंक प्लेट होता है। और यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम का क्या होता है, पिंच प्लेट। देखिए यूरेनियम का पिंच प्लेट और केलेमाइन, और जिंक का क्या होता है, केलेमाइन और जिंक प्लेट होता है, और वहाँ पे पिंच प्लेट था। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है पिंच प्लेट इसका एक अयस्क किसका है, यूरेनियम का है। अब चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, 37 नंबर प्रश्न में है, 1 मिनट। 37 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है, उस उपस्थित तत्व है। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो कौन सा तत्व है। इसका सही आंसर की बात कर लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है, तांबा है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो तांबा की बात कर लेंगे तो यहाँ पर ये 90% पाया जाता है। और एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, 10% पाया जाता है। एल्युमिनियम 10% पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो सिक्के और सस्ते आभूषण, बर्तन पेंट करने, ये सब के प्रयोग में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। वही हम लोग बात कर लेंगे पीतल जो है, ये पीतल की बात कर लेंगे। पीतल किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का हो जाएगा। इसमें कॉपर 70% और जिंक कितना होता है, 30%। कांसा की बात कर लेंगे, कॉपर और टीन हो जाएगा। सोल्डर की बात कर लेंगे, शीशा और टीन हो जाएगा। जर्मन सिल्वर की बात कर लेंगे, कॉपर, जिंक और निकेल होता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न में है किस बोला जा रहा है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है। उच्चतम अनुपात में कौन सा उपस्थित होता है, तो तांबा उपस्थित होता है, जो कि 90% पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है 90%। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में है, बोला जा रहा है कि अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। बोला जा रहा है अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, यूरिया। और यूरिया की बात कर लेंगे कितना पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसका निर्माण किसने किया था, वोहलर ने किया था। यूरिया का निर्माण की बात कर लेंगे किसने किया था, वोहलर ने किया था। और NH2CONH2 इसका फॉर्मूला की बात कर लेंगे, NH2NH2 और CONH2 हो जाएगा, NH2CONH2 हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 हो जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है। और मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन का CH4। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, अमोनिया का NH3। तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में पूछा जा रहा है अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो क्या था उसमें, यूरिया था, यूरिया। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है ऊर्ज अभिक्रिया, बोला जा रहा है ऊर्ज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो ऊर्ज अभिक्रिया की बात कर लेंगे तो एल्केन को प्राप्त करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्ज अभिक्रिया जो है इससे एल्केन की प्राप्ति किया जाता है, एल्केन। और हम लोग बात कर लेते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। और ऊर्ज अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या लेते हैं, शुष्क ईथर लेते हैं, यानी ड्राई ईथर लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है सिरके का pH मान लगभग होता है। तो सिरके के pH मान की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होता है। सिरके का pH मान लगभग 3 के बराबर होता है। और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 उदासीन होता है, 7 उदासीन होता है। और 7 से कम अगर यदि रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है सिरके का pH मान लगभग होता है। तो सिरके का pH मान की बात कर लेंगे कितना होता है, लगभग 3 होता है। तो ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगा। और ग्लिसरॉल जो है ये C3H8
O3 हो जाएगा, C3H8O3 हो जाएगा, C3H8O3। और हम लोग ग्लिसरॉल की बात कर लेते हैं। यह एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल जो है यह एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है कि एल्कोहल का 3 प्रकार का होता है। पहला कौन होता है, RCH2OH होता है, दूसरा क्या होता है, R2CHOH होता है, और क्या होता है तीसरा होता है R3CHOH होता है। अब चलिए हम लोग इसमें फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ग्लिसरॉल की प्राथमिक एल्कोहलिक समूह संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 को हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 42 में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पाद की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज। अब हम लोग इसमें इसका हम लोग प्रकाश संश्लेषण का अगर यदि हम लोग टोटल रिएक्शन की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2 पढ़े होंगे आप लोग। इस पर हम लोग बात करेंगे, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। देखिए इसमें किसका जो होता है प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन की बात कर लेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 होता है, 6O2 होता है। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न में है बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न में 43 में बोला जा रहा है मशरूम है। तो मशरूम क्या है, तो मशरूम की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कवक हो जाएगा। मशरूम जो है यह कवक है और यह प्रायः सभी जगहों पर पाए जाते हैं। और कवक का अध्ययन की बात कर लेंगे, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी, कवक जो है लगभग सभी जगहों पर पाया जाता है, प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और मशरूम की बात कर लेंगे, मशरूम में प्रोटीन कितना पाया जाता है, लगभग 94% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। उपयोग इसको कहाँ करते हैं, इसको उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। और मशरूम जो इसकी सेल वाल की बात कर लेंगे, इसकी सेल वाल काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। या अगर इसमें हम लोग आप लोगों को याद रखना है कि यीस्ट कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। यीस्ट कवक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो यीस्ट कवक का हम लोग उपयोग बेकरी में करते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, मशरूम है। तो मशरूम क्या है, मशरूम कवक है, मशरूम क्या है, कवक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद के उदाहरण की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। बोला जा रहा है यह प्रकंद का एक उदाहरण है तो क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी जो है ये प्रकंद में आता है। अदरक और हल्दी किस में आता है, प्रकंद में आता है। और लहसुन जो है, लहसुन पल्प में आता है, यानी बल्ब में आता है। पल्प बोलिए या बल्ब बोलिए, की चीज़ हो गई। लहसुन और प्याज जो होता है ये पल्प यानी बल्ब में आता है। लहसुन और प्याज क्या हो जाएगा, पल्प या बल्ब में। और वहीं आलू की बात कर लेंगे तो आलू क्या है, कंद, तना है, तना है, कंद है। और प्याज क्या है, बल्ब है। और लहसुन भी क्या है, पल्प और बल्ब है। और अदरक और हल्दी क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। तो बोला जा रहा है प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा और हल्दी भी होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 45 में बोला जा रहा है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। बोला जा रहा है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीली व्हेल हो जाएगा, नीली व्हेल। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु क्या हो जाएगा, नीली व्हेल हो जाएगा। और इसका हम लोग बात करते हैं कितना डेसिबल ये बोल सकते हैं, तो 188 डेसिबल इसका होता है, 188 डेसिबल होता है। वहीं हम लोग बंदर की बात कर लेंगे तो बंदर का होता है 140 डेसिबल होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, नीली व्हेल का होता है। और सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन हो जाएगा, ये नीली व्हेल ही हो जाएगा। और हाथी की बात कर लेंगे तो हाथनी सबसे बड़ा बच्चा देती है, हाथनी जो होती है वो सबसे बड़ा बच्चा देती है। और हाथी को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। एल्फेस्टस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, एल्फेस्टस मैक्सिमस। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न में दिया गया है प्रश्न में दिया गया सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु क्या हो जाएगा, नीली व्हेल हो जाएगा, नीली व्हेल हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के सामान्य उत्पाद की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा, जल हो जाएगा। और श्वसन एक दहन प्रक्रिया है। श्वसन की बात कर लेंगे, श्वसन क्या है, एक दहन प्रक्रिया है। इसके पश्चात CO प्लस H2O ऊर्जा बनता है। CO2 प्लस H2O ऊर्जा बनता है। श्वसन क्या है, दहन ऊर्जा है, जिसके पश्चात क्या बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है, ऊर्जा बनता है। और हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन बनाता है। ग्लूकोज जल और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो प्रश्न में क्या था, प्रश्न में दिया था प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 47 में बोला जा रहा है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। बोला जा रहा है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। थायराइड जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण हो जाएगा थायराइड। और थायराइड जो है ये पीयूष ग्रंथि, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, स्रावी विज्ञान के जनक की बात कर लेंगे। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा, थॉमस एडिसन हो जाएगा। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा, तो थॉमस एडिसन हो जाएगा, थॉमस एडिसन। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, अंतःस्रावी ग्रंथि के एक उदाहरण क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। और क्या हो जाता है, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड और पीयूष ग्रंथि दोनों होता है। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 48 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 48 में बोला जा रहा है कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है। बोला जा रहा है कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है। तो पित्त का स्रवण पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है कौन सा अंग पित्त का स्रवण करता है, तो यकृत करता है। यकृत जो है यह पित्त का स्रवण करता है, पित्त का स्रवण करता है। पित्त का pH मान कितना होता है, पित्त का pH मान 7.7 होता है, 7.7 होता है इसका pH मान। और पित्ताशय, पित्ताशय की बात कर लेंगे। पित्ताशय को क्या कहा जाता है, जेल ब्लाडर भी कहा जाता है। सॉरी हाँ, पित्ताशय को जेल ब्लाडर भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये जमा हो जाता है, पित्त का जमा हो जाता है। कहाँ पर जाकर के, पित्ताशय में जमा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, जेल ब्लाडर भी कहते हैं, जेल ब्लाडर भी कहते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है, तो यकृत करता है, यकृत। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में बोला जा रहा है, प्रश्न 49 में कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। तो कौन सा तकनीक संभव हुआ था, DNA अंगुली मुद्रण हुआ था। बोला जाए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। कौन सी तकनीक संभव हुई, DNA अंगुली मुद्रण पश्चात, इसके पश्चात ये संभव हुई थी, तकनीक संभव हुई थी। DNA अंगुली मुद्रण की बात कर लेंगे। पहले हम लोग DNA की बात कर लेते हैं। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। और DNA अंगुली मुद्रण जो ये इसका DNA फिंगर प्रिंटिंग संस्थान की बात कर लेंगे। कहाँ पर, हैदराबाद में। DNA फिंगर प्रिंटिंग संस्थान कहाँ है, तो ये हैदराबाद में। और DNA फिंगर प्रिंटिंग से हम लोग क्या पता करते हैं, तो हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट, अपराध जैसे का पता लगाया जाता है। और DNA फिंगर प्रिंटिंग का विकास कब हुआ था, तो इसका विकास भूल गए हैं। DNA फिंगर प्रिंटिंग का विकास ऐसे किया था किसने, एली जोसेफ ने किया था, एली जोसेफ ने किया था। कब किया था, थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। प्रश्न की हम लोग बात कर लेंगे। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई थी। कौन सी तकनीक संभव हुई थी, तो DNA अंगुली मुद्रण जो है यह संभव हुई थी। और DNA फिंगर प्रिंटिंग संस्थान की बात कर लेंगे तो कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 में निम्न का कारण विषाणु है। बोला जा रहा है निम्न का कारण विषाणु है। किसका कारण विषाणु है, रेबीज का। रेबीज का कारण क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। बोला जा रहा है निम्न का कारण विषाणु है, तो रेबीज का कारण जो है विषाणु हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। और विषाणु क्या बात कर लेंगे, तो एड्स हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, ये सब
विषाणु के कारण होता है। और टिटनेस किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। प्लेग की बात कर लेंगे, जीवाणु के कारण होता है। अब हम लोग याद करते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, तो कालाजार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, पायरिया होता है, ये सब होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। और रेबीज की बात कर लेंगे तो जंगली पालतू जानवर के काटने से होता है। और इसके टीके की खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। तो प्रश्न में बोला जा रहा है निम्न का कारण विषाणु है, तो इसका कारण विषाणु हो जाएगा, रेबीज का कारण हो जाएगा विषाणु। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 51 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 51 में बोला जा रहा है गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति के अध्ययन की बात कर लेंगे तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि त्वरण किसको कहते हैं? समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वेग किसको कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। वहीं हम लोग अगर बात कर लेंगे गति के समीकरण किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेंगे गणित। प्रश्न नंबर 52 में बोला जा रहा है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? बोला जा रहा है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव की बात कर लेंगे तो किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। वही हम लोग न्यूटन की बात कर लेंगे। न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? गति का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था। गति और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया था। आइंस्टीन ने क्या दिए थे? E = mc², E = mc²। सापेक्षता के सिद्धांत किसने दिए थे? आइंस्टीन ने दिए थे। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? प्लांक ने दिया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर रहे हैं। यदि प्रश्न नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? बोला जा रहा है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है पायरोमीटर कहलाता है। और पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। पायरोमीटर जो ये स्टीफन्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टीफन्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों को याद रखना है कि सबसे कम अगर यदि तापमापी की बात कर लेंगे तो हीलियम गैस का तापमापी प्रयोग करते हैं। सबसे कम तापमान को मापने के लिए हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक तापक्रम के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही हम लोग बात कर लेंगे प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की सहायता से 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान से मापा जाता है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से। तो चल इसमें प्रश्न में क्या बोला जा रहा था? प्रश्न में इसमें बोला जा रहा था वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर कहलाता है, पायरोमीटर कहलाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 54 में बोला जा रहा है लक्स इसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स की बात किया जा रहा है किसका हो जाएगा? प्रदीप्ति का हो जाएगा। बोला जा रहा है कि लक्स इसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई हो जाएगा? प्रदीप्ति का इकाई हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेंगे ताप का इकाई क्या हो जाएगा? केल्विन। तापमान का केल्विन। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और लक्स का क्या होता है? प्रदीप्ति होता है। वहीं हम लोग विभवांतर की बात करते हैं वोल्ट हो जाएगा। प्रेरक तो क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? लक्स इसकी इकाई किसका है? प्रदीप्ति का है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 55 के हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 55 में बोला जा रहा है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर यानी एक अश्वशक्ति समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है? तो 746 वाट के समतुल्य होता है। 746 वाट के समतुल्य होता है। 1 किलोवाट बराबर बात करेंगे। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, यानी वर्क अपॉन टाइम होता है शक्ति बराबर। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 56 की अगर यदि हम लोग बात कर लें, देखिए प्रश्न नंबर 56 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 56 में है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? वस्तु के समान आकार का हो जाएगा। वस्तु के समान आकार का बोला जा रहा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वस्तु के समान आकार का हो जाएगा।
आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, पूरा देखिए बताते हैं। वस्तु अगर यदि अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वस्तु अगर अनंत और कर्वेचर के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और कर्वेचर के बीच बनेगा। वस्तु अगर कर्वेचर पर यानी केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु अगर यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वस्तु अगर यदि फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वही अगर यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, समान आकार का होता है, समान आकार का ही हो जाता है। और प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 में देखिए बोला जा रहा है, ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। इसका हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा दूसरा। और ये ऊष्मा के प्रभाव की दिशा बताता है। ये जो है दूसरा नियम की बात कर लेंगे, ऊष्मा के प्रभाव की दिशा को बताता है। उसमें ईंधन की दक्षता भी बताता है। दूसरा नियम जो है ये उसमें ईंधन की दक्षता भी बताता है। और वही पहला नियम की बात कर लेंगे। पहला नियम क्या बताता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बताता है, ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत बताता है। दूसरा क्या बताता है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है। और उसमें ईंधन की दक्षता भी बताता है। प्रश्न बोला जा रहा था कौन सा नियम कहला बोला जा रहा है, ऊष्मागतिकी, एक मिनट, बोला जा रहा है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी। ये हो जाएगा दूसरा नियम। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 58 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो किसके संगत होती है, 100 डेसिबल के संगत होती है, 100 डेसिबल की संगत होती है। वहीं हम लोग ध्वनि की तीव्रता बराबर फॉर्मूला की बात कर लेंगे। क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय होता है, क्षेत्रफल इंटू समय होता है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 डेसिबल बराबर क्या होता है, 1 बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसिबल होता है। 1 बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। और बड़े आकार के वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम अधिकतम होता है, जिसके कारण इसकी तीव्रता अधिक होती जाती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 59 में बोला जा रहा है 1 नैनोमीटर बराबर है। तो 1 नैनोमीटर बराबर की बात कर लेंगे तो कितना हो जाता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाता है। और वही हम लोग बात कर लेंगे कि 10⁻9 बराबर क्या हो जाता है, 1 गीगामीटर हो जाता है। 10⁻9 मीटर बराबर 1 गीगामीटर हो जाता है। 10⁻2 मीटर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोन हो जाता है, 1 माइक्रोन हो जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाता है, 10⁻⁻9 मीटर भी हो जाता है। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा था 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नाभिक के संलयन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिक के संलयन हो जाएगा। और सर्वप्रथम हेंस बेथे ने बताया था, नाभिक के संलयन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो हेंस बेथे ने बताया था। वही हम लोग बात कर लेंगे हाइड्रोजन बम जो किस पर काम करता है, वो नियंत्रित नाभिक के संलयन पर काम करता है। और नाभिकीय रिएक्टर जो ये नाभिकीय रिएक्टर की बात कर लेंगे, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा था सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 61 में बोला जा रहा है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। बोला जा रहा है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था। तो कहाँ पर था, बिहार में था। बिहार के किस जिला में था बोला जा रहा है, अगर ये पूछा जाएगा तो गया जिला में था, गया जिला में था। और नालंदा किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने बनवाया था। नष्ट किसने करवाया, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि विक्रमशिला कहाँ पर है, विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में। इसका विक्रमशिला किसने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था। नष्ट किसने करवाया, बख्तियार खिलजी ने करवाया था।
तो वही हम लोग बात करेंगे बिम्बिसार कारागार कहाँ पर, राजगिरी में है। अब चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है नालंदा प्राचीन शैक्षणिक स्थल कहाँ था, बिहार में था, बिहार के गया में। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 62 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 62 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 62 में यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है यह बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है। तो वही हम लोग बात कर लेंगे सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है, ये कि बिहार दिया लेकिन बिहार में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। बोला जाए सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और बिहार में कौन है, अशोक स्तंभ कहाँ पे, बिहार में ही है। राजगीर और पावापुरी कहाँ पर है, नालंदा में है। ह्वेनसांग मेमोरियल कहाँ पर, ये भी नालंदा में ही है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे, गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी असम में है। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि बराबर की गुफा कहाँ पर है, गया में। बराबर की गुफा कहाँ पे, गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, ये भी गया में है। सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, प्रसिद्ध स्थल बिहार में कौन हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा। तो वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 63 में किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की। पोइरोट की रचना की बात कर लेंगे, किसने किया था, क्रिस्टी ने किया था। बोला जा रहा है किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की थी, तो क्रिस्टी ने किया था, क्रिस्टी ने किया था। उसके बाद हम लोग अगर इसी में हम लोग बात कर लेंगे तो गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद हो जाएंगे। कमायनी के लेखक कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। गाइड की बात कर लेंगे तो बी के नारायण हो जाएगा। एज यू लाइक इट के लेखक कौन हो जाएगा, शेक्सपियर हो जाएगा, शेक्सपियर हो जाएगा। इलियड के कौन हो जाएगा, होमर हो जाएगा, होमर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की। पोइरोट की रचना किसने किया था, पोइरोट की रचना क्रिस्टी ने किया था, क्रिस्टी ने किया था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 64 में बोला जा रहा है किस लेखक ने, बोला जा रहा है किस लेखक ने, बोला जा रहा है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की। जिप्स की रचना की बात कर लेंगे तो किसने किया था, वुड हाउस ने किया था। जिप्स की रचना वुड हाउस ने किया था, वुड हाउस ने किया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेंगे, जिसमें बोला जा रहा है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है, प्रसिद्ध सिंह नहीं है। बोला जाए इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, नहीं है। इसका राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर लेंगे, चमेली का फूल है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक का क्या है, चमेली का फूल है, चमेली का फूल है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। इटली का क्या हो जाएगा, सफ़ेद लिली है। स्पेन और जर्मनी क्या हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। फ्रांस का क्या है, लिली है, फ्रांस का लिली है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बेटल है। ईरान का क्या है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल। तो प्रश्न पूछा जा रहा था राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, किसका नहीं है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का क्या है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, इसकी बात कर लेंगे, चमेली का फूल है, चमेली का फूल है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 66 में बोला जा रहा है यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन सा दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, तो इक्विनोक्स की बात कर लेंगे तो इक्विनोक्स हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनोक्स कहलाता है, क्योंकि इस दिन जो है दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है। शीत आयनत की बात कर लेंगे तो 22 दिसंबर को कहलाता है। ग्रीष्म आयनत की बात कर लेंगे 21 जून को कहलाता है, 21 जून को कहलाता है। शीत विषुव की बात कर लेंगे 23 सितंबर को कहलाता है। ग्रीष्म विषुव की बात कर लेंगे तो 21 मार्च को कहलाता है। तो प्रश्न में बोला जा रहा था, प्रश्न में बोला जा रहा था इस दिवस, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। 21 मार्च को इक्विनोक्स कहते हैं और 23 सितंबर को भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन दिन और रात बराबर होता है। प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 67 में बोला जा रहा है यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए। कौन विमान दुर्घटना में मारे गए थे, संजय गांधी जो है ये विमान दुर्घटना में मारे गए थे। कब की बात किया जा रहा है, 23 जून 1980 ईस्वी में, 23 जून 1980 ईस्वी में। इंदिरा गांधी की बात कर लेंगे तो इसकी हत्या किसने किया था, इसी का संरक्षण किया था, इसी का संरक्षक नहीं किया था। कब किया था, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में किया था, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में इसी के संरक्षण ने किया था। राजीव गांधी की बात कर लेंगे। राजीव गांधी जो है बम विस्फोटक में इसको मृत्यु हो गई थी 21 मई 1991 ईस्वी में, 21 मई 1991 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रश्न में बोला जा रहा है यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो संजय गांधी जो है ये 1980 ईस्वी में 23 जून 1980 ईस्वी में ये विमान दुर्घटना में इसका मृत्यु हो गया था।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 68 में बोला जा रहा है यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। कौन नहीं रहा था? जो नारायणन जो है ये कभी भी नहीं रहा था, ये कभी भी दूरसंचार मंत्री नहीं रहे थे, कभी भी ये दूरसंचार मंत्री नहीं रहे थे। कौन? नारायणन। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 69 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 69 में पुलेला गोपीचंद्र इस खेल से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद्र की बात कर लेंगे तो बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद्र जो ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। हम लोग बात कर लेते हैं भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी की कौन कौन है। तो नंदू नाटक हो जाएगा, साइना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और नेहवाल हो जाएगा, श्रीकांत हो जाएगा, कादम्बली हो जाएगा, और ये अश्वनी पोनप्पा हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएगा, ज्वाला गुद्दा हो जाएगा, और परुपल्ली कश्यप हो जाएगा, परुपल्ली कश्यप हो जाएगा। ये सब जो है ये बैडमिंटन के प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के। तो अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 70 में बोला जा रहा है यह बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं, यह बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं। तो कौन रहे हैं बुकर पुरस्कार विजेता? तो अरुंधति राय जो है यह बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं, बुकर पुरस्कार विजेता रहे थे अरुंधति राय। और मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। और अरुंधति राय की बात कर लेंगे 1997 ईस्वी में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये जाने जाते हैं। तो वही हम लोग बात कर लेंगे अन्य विजेता। तो सलमान रसूदी हो जाएगा, किरण देसाई हो जाएगा, अरविंद अडिगा हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था? प्रश्न पूछा जा रहा है यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। कौन रही हैं? तो अरुंधति राय रही हैं, अरुंधति राय। प्रश्न नंबर हम लोग 71 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में बोला जा रहा है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए ये जो है कि ये पहले के अनुसार था और वर्तमान के अनुसार ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी को मिल चुका है, अभी वर्तमान में सबको मिल चुका है भारत रत्न, तो ये गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 72 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ये तो सबसे हार्ड प्रश्न है। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं गेंदा जो है ये बिहार का राजकीय फूल हो जाएगा, बिहार का राजकीय फूल हो जाएगा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो नेलम्बो ल्यूसीफेरा होता है, नेलम्बो ल्यूसीफेरा गार्टन होता है। और पक्षी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 73 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 73 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहले मास की बात कर लेते हैं। मतलब पहला मास मतलब पहला माह बोला जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा, चैत्र हो जाएगा। अंतिम माह क्या हो जाएगा? फाल्गुन होता है। पहला माह चैत्र होता है, दूसरा और अंतिम क्या हो जाता है? फाल्गुन होता है। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 57 BC में हुआ था। विक्रम संवत 57 BC में। शक संवत की बात कर लेंगे, कब चला था? 78 AD में चला था। कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत में अपनाया गया था, शक संवत को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी में। बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। अंतिम माह क्या हो जाएगा? फाल्गुन हो जाएगा, फाल्गुन हो जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। 74 में बोला जा रहा है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्मदिन था। किनका जन्मदिन था? राधा कृष्णन का हो जाएगा, राधा कृष्णन। देखिए अगर यदि हम लोग 74 की बात कर लेंगे, 74 में बोला जा रहा है, 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जन्म दिवस था। किसका जन्म दिवस था? राधा कृष्णन का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का इस दिन जन्म दिवस था। 5 सितंबर की बात कर लेंगे। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुवनंती गाँव में इनका जन्म हुआ था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आधुनिक भारत का सबसे बड़ा दार्शनिक कौन थे? राधा कृष्णन ही थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा इन्हीं के जन्मदिन के दिन पर, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और वही हम लोग बात कर लेंगे इनका
चलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। बोला जा रहा है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। देखिए 75 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इस पुस्तक का आधारित बोला जा रहा है इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। जो कि इस पुस्तक पर आधारित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लास्ट लेक्चर हो जाएगा, द लास्ट लेक्चर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 76 की बात कर लेंगे। ये 76 में बोला जा रहा है यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। नमक का उत्पादक ये बोला जा रहा है, तो कौन नहीं हो जाएगा? बिहार नहीं हो जाएगा। देखिए आप लोगों को नॉर्मली याद रखना है, तो कहाँ पे नमक उत्पादन नहीं हो सकता? जहाँ समुद्र नहीं होगा। देखिए राजस्थान की बात कर लेंगे तो यहाँ तो खैर हो जाता है कि बगल में समुद्र है लगभग। गुजरात में भी समुद्र, गुजरात तो सबसे ज़्यादा समुद्र गुजरात ही लगाता है। तमिलनाडु में भी समुद्र है, तो यहाँ नमक का उत्पादन हो जाता है। लेकिन बिहार जो है यहाँ पर कोई भी समुद्र नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नमक उत्पादन संभव नहीं है। तो बोला जा रहा है कि यह राज्य नमक उत्पादन नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। और झारखंड सर्वाधिक मात्रा में लाख उत्पादन करता है। झारखंड की बात कर लेंगे, लाख उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कौन करता है? झारखंड, लाख। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के नागौर जिले में अधिक नमक का उत्पादन होता है। गुजरात की बात कर लेंगे, गुजरात में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में ही होता है, सबसे अधिक गुजरात में ही होता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? भावनगर में है, भावनगर में है। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान की बात कर लेंगे, कहाँ पर? ये भावनगर में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 77 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 77 में है भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में पहली बोलती फिल्म की अगर यदि बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आलम आरा हो जाएगा। बोला जा रहा है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा हो जाएगा। कब ये रिलीज हुआ था, कब आया था? 1931 ईस्वी में आया था। इसके निर्देशक की बात कर लेंगे तो आरदेसर ईरानी थे इसके निर्देशक। तो वहीं हम लोग राजा हरिश्चंद्र की बात कर लेंगे। प्रथम अवाक और यानी कि मुख्य फिल्म था, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं थी। दादा साहेब फाल्के द्वारा ये निर्मित किया गया था 1913 ईस्वी में। और तभी से ही सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। और वही हम लोग बात कर लेंगे भारत का प्रथम सीरियल की बात कर लेंगे तो कौन सा था? तो हम लोग भारत का प्रथम सीरियल कौन था? हम लोग था, जो कि 1924 ईस्वी में चलाया गया था। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि भारत का प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन सा था? झांसी की रानी थी। भारत का प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन सा था? झांसी की रानी। और वहीं हम लोग बात कर लेंगे 3D फिल्म कौन सा था? पहला तो माई डियर कुट्टी चातन था, माई डियर कुट्टी चातन। अब हम लोग बात कर लेंगे पहले एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आलम आरा हो जाएगा, जो कि 1931 ईस्वी में आया हुआ था। निर्देशक कौन थे? निर्देशक थे आरदेसर ईरानी थे। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 78 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 78 में बोला जा रहा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम फिल्म थी। बोला जा रहा है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। तो कौन सी फिल्म थी? इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामची आई हो जाएगा। निर्देशक कौन था? पीके एत्रे था, पीके एत्रे। मराठी फिल्म था और ये क्या था? मराठी फिल्म था। और हम लोग इसकी बात कर लेंगे, श्यामची आई की बात कर लेंगे। यह पुस्तक साने गुरुजी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? यह पुस्तक साने गुरुजी द्वारा लिखा गया। फिल्म फेयर की स्थापना कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। फिल्म फेयर की स्थापना कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। वहीं हम लोग बात कर लेंगे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? सामची आई। इसके निर्देशक कौन थे? पीके एत्रे थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 79 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 79 में बोला जा रहा है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? नाइक से संबंधित हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 80 की बात कर लेते हैं, 80 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 80 में बोला जा रहा है NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए?
आता है। तो आई की बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी। देखिए एनालिटिक्स का प्रयोग दर्द निवारक दवाई के रूप में किया जाता है। और वही हम लोग बात कर लेंगे एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ज्वार हारी में करते हैं, ज्वार हारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वही हम लोग बात कर लेंगे एंटीसेप्टिक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक में इसका प्रयोग करते हैं। और वही हम लोग बात कर लेंगे एंटीबायोटिक की बात कर लेंगे, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जीवाणु रहित रोगों का उपचार में करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में कि NSAID नशा दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए, आई हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 81 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 81 को अगर हम लोग को देखा जाए तो ये जो है कि करंट अफेयर्स है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 82 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 82 की बात कर लेते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 82 में आ जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 82 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 82 में बात कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 82 में बोला जा रहा है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। बोला जा रहा है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया है, APJ अब्दुल कलाम को। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 83 की बात कर लेंगे। तो देखिए यह जो है करंट अफेयर है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 84 में भी करंट अफेयर है, 85 में भी करंट अफेयर है। अब हम लोग देख लेते हैं 86 को देख लेते हैं। 86 में बोला जा रहा है EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में किसके लिए आता है, की बात कर लेंगे, किसके लिए आता है, इक्वेटेड के लिए आता है। जो है इक्वेटेड के लिए आता है। EMI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो जाएगा। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्रश रिजर्व रेशियो होता है। और वही हम लोग बात कर लेंगे, कि फिर से एक बार देख लेते हैं। बोला जा रहा है EMI के में किसके लिए आता है, इक्वेटेड के लिए आता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 87 की बात कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 87 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 87 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के पिता की बात कर लेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन होता है। कुरियन दिया हुआ मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। इसे अमूल मैन भी कहा जाता है, और इसे मिल्क मैन भी कहा जाता है। किसे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत का मिल्क मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, क्योंकि श्वेत क्रांति के जनक भी इसी को कहा जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है यह दूध उत्पादन में सर्वाधिक भूमिका निभाए थे इन्होंने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो मृत्यु हुआ था 2013 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 88 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 88 में बोला जा रहा है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ओसामा बिन लादेन को जिसने मारा तो क्या कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सील कहलाती है, सील। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है, सील कहलाती है, सील। ओसामा बिन लादेन जो 2011 ईस्वी में एटावाबाद पाकिस्तान में मारा था, एटावाबाद पाकिस्तान में मारा था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 89 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 89 में बोला जा रहा है किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था। लास्ट सफ़र की बात कर लेंगे, किसने चित्रित किया था, लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। लियोनार्डो दा विंसी ने इटली के बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान चित्रकार थे और महत्वपूर्ण चित्र भी थे। हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण चित्र की। अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, मोनालिसा हो जाएगा, सेंट जॉन बैप्टिस्ट हो जाएगा, पेंटेड ऑफ जेनभर हो जाएगा, द वर्जिन एंड चाइल्ड्स भी हो जाएगा। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में है किसे लास्ट सफ़र बोला जा रहा है, किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया। तो लास्ट सफ़र की बात कर लेंगे तो यह हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा। अब वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 90 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 90 में बोला जा रहा है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। पृथक पंचायती राज मंत्रालय की बात बोला जा रहा है तो 2004 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
अब चलिए हम लोग 91 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 91 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन से अन्य तीनों से समाहित करता है। बोला जा रहा है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो पारितंत्र जो है ये अन्य तीनों को समाहित करता है, जिसमें कम्युनिटी हो जाएगा, आबादी हो जाएगा और जाति हो जाएगा। तीनों को ये समाहित करता है, तीनों को समाहित करता है। वही हम लोग बात कर लेंगे, वही हम लोग बात कर लेते हैं कि जीवों के समूह को जैव समुदाय बायो क्या बोलते हैं, जीवों के समुदाय, हाँ बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर जीवों के समूह को जैव समुदाय यानी बायोस्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। पारितंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं इकोसिस्टम। तो वही हम लोग जीवों की बात कर लेंगे। जीवों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। पारितंत्र के समूह को जीवोम कहा जाता है। पारितंत्र के समूह क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। अब चलिए इधर देखिए 92 नंबर देखिए प्रश्न में, ये तो मैथ से है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इधर 93 भी मैथ्स है। इधर लगभग मैथ्स और रीजनिंग आना चालू हो गया है। इधर देख लेते हैं कहीं पर भी है क्या। अब नहीं है लगता है, अब लगभग सब, अब कहीं पर भी ये जीके जीएस नहीं है। अब लगभग सब रीजनिंग और मैथ्स है। चलिए इतना ही था।